स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। 20 साल पहले की बात है। भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान गई थी। मुल्तान में 28 मार्च से टेस्ट मैच की शुरुआत हुई। भारत ने पहले बल्लेबाजी की। वीरेंद्र सहवाग का बल्ला मानो आग उगल रहा था। पहले दिन का खेल समाप्त होने पर भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 356 रन बना डाले, जिसमें 228 रन अकेले सहवाग ने बनाए थे। सहवाग और सचिन क्रीज पर थे जब अगले दिन का मैच शुरू हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ मैच हो रहा था। टेस्ट मैच के बावजूद सहवाग की उस पारी की जबरदस्त चर्चा हो रही थी और हर जगह चर्चा का केंद्र बिंदु था कि आज तो सहवाग की ट्रिपल सेंचुरी लगनी ही लगनी है। सहवाग की बल्लेबाजी हो ही रही थी इस तरह की धुआंधार। इधर भारत में भी आम चुनाव का इंतजार हो रहा था। बीजेपी ने अपने तमाम सहयोगी दलों के साथ पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में कार्यकाल पूरा किया था। यह देश के इतिहास में पहला मौका था जब किसी गैर कांग्रेसी सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया था। हालांकि इस सरकार में बीजेपी के पास सिर्फ 182 सीटें ही थी। बीजेपी इंडिया शाइनिंग के नारे के साथ उत्साह से लबरेज थी। जल्दी चुनाव हो और कार्यकाल रिपीट करें, हर नेता, सांसद और मंत्री इसी इंतजार में था। 29 मार्च को दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में स्वर्गीय अरुण जेटली की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। पत्रकारों ने सवाल दागा कि इस बार बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी। अरुण जेटली ने तत्काल जवाब दिया, जितना सहवाग रन बनाएगा। सहवाग ने तो उसी दिन धुआंधार बैटिंग करते हुए 13 शतक जड़ दिया और 13 शतक बनाने वाले वो पहले भारतीय बन गए। लेकिन 2004 के आम चुनाव में बीजेपी के इंडिया शाइनिंग नारे की चमक फीकी पड़ गई और सरकार नहीं बन पाई। बीजेपी को सिर्फ 138 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस पार्टी को 145। कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ सरकार बनाई। यह कहानी इसलिए याद आई क्योंकि इस बार भी बीजेपी ने खुद के लिए 370 और सहयोगी दलों के साथ 400 पार का नारा रखा है। और यह नारा भी ऐसा नहीं है कि किसी खास स्ट्रेटजी के तहत रखा गया हो या फिर कोई खास गोल सेट करने के लिए रखा गया हो या फिर कोई और कारण हो। हाँ, ये नारा सार्वजनिक होने के बाद जरूर बीजेपी इसे अपने टारगेट के रूप में ले रही है और इसे अचीव करने का दावा कर रही है। तो आया कहां से यह नारा? फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब दे रहे थे। सरकार के काम गिना रहे थे और उसी में उस काम को भी गिनाया उन्होंने जिसे उन्होंने अपने दूसरे टर्म में आते ही पूरा किया था, और वो था जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना। अब इसी जोश में प्रधानमंत्री कह गए कि अब की बार तो उनकी पार्टी 370 सीटें जीतने जा रही है और सहयोगी दलों के साथ एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। और फिर नारा निकल पड़ा, अब की बार 400 पार। उससे पहले नारा चल रहा था, एक बार फिर मोदी सरकार। 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी और एनडीए गठबंधन ने 350। खैर, 370 का ये टारगेट बीजेपी ने अपने लिए सेट तो कर लिया, लेकिन उसे अचीव करना टेढ़ी खीर है, ये उसे पता है। तमाम विश्लेषक भी देश भर में बीजेपी की पहुंच और सहयोगी दलों के साथ उसकी उपस्थिति का हर एंगल से विश्लेषण करने के बाद भी बीजेपी और सहयोगी दलों को इस टारगेट के कहीं आसपास भी नहीं देख पा रहे हैं। यह अलग बात है कि हर कुछ दिनों के अंतर पर आने वाले कथित चुनावी सर्वे हर सर्वे में 4-6 सीटें बढ़ाते बढ़ाते उसे 350-60 के आसपास तक पहुंचा चुके हैं। लेकिन इन सर्वेक्षणों की विश्वसनीयता पहले से ही संदिग्ध रही है और अभी भी है, क्योंकि ऐसे राज्यों में भी बीजेपी को कई सीटें दिला दे रहे हैं जहां बीजेपी उतनी सीटों पर चुनाव भी नहीं लड़ रही है। लेकिन मोटा मोटा देखें तो बीजेपी की जहां पकड़ मजबूत है, यानी उत्तर, पूर्वी और पश्चिमी भारत में, वहां वो सर्वश्रेष्ठ स्कोर अपना अचीव कर चुकी है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में वो पिछले चुनाव में लगभग सारी सीटें जीत चुकी है। 2019 में बीजेपी ने गुजरात की सभी 26 सीटों, हरियाणा की सभी 10 सीटें, हिमाचल की सभी 4 सीटें, उत्तराखंड की 5 सीटें, सभी दिल्ली की सभी 7 सीटें जीत ली थी। इसके अलावा राजस्थान की 25 में 24 सीटें, बिहार की 17 सीटें, क्योंकि 17 सीटों पर वहाँ जेडीयू लड़ रही थी और जेडीयू ने भी 16 सीटें जीती थी, यानी बिहार में 40 में से 39 सीटें गठबंधन ने जीती थी।
छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटें बीजेपी ने जीती, जम्मू कश्मीर की 6 में से 3 सीटें, झारखंड की 14 में से 11 सीटें, मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें, महाराष्ट्र की 48 में से 23 सीटें, बाकी उसके सहयोगी शिवसेना ने जीती, ओडिशा की 21 में से 8 सीटें, यूपी की 80 में से 62 सीटें, पश्चिम बंगाल की 42 में से 18 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। यानी बहुत से राज्यों में एक तरफा जीत मिली थी, दूसरी पार्टियों को 1-2 सीटें मिल गई तो मिल गई। नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा की दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, अरुणाचल प्रदेश की दोनों सीटों पर भी बीजेपी के ही सांसद हैं। ऐसे में यदि इस बार भी उसे इन राज्यों में सारी सीटें मिल जाएं, जिसकी संभावना बहुत कम है, तो भी वो 300 के ऊपर नहीं पहुंच पा रही है। यही नहीं, बीजेपी ने पिछले चुनाव से अपने कई सहयोगियों को भी खो दिया है। यानी जहां उनके साथ वो बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी, जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र इत्यादि में, वहां उसे नुकसान होना ही होना है। खासकर हरियाणा और महाराष्ट्र में। बिहार में भी पिछली बार बीजेपी गठबंधन को 40 में से 39 सीटें मिली थी, जो इस बार दूर की कौड़ी दिख रही है। हरियाणा में तो मौजूदा सांसद पार्टी छोड़े जा रहे हैं। ऐसे में फिर से सारी की सारी 10 सीटें ले आना कल्पना से परे दिख रहा है। गुजरात जैसे सबसे सुरक्षित राज्य में बीजेपी उम्मीदवारों का जिस तरह से अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विरोध हो रहा है, उससे बीजेपी के शीर्ष नेताओं की धड़कनें बढ़ गई हैं। इधर यूपी में बीजेपी के सबसे मजबूत मतदाता पिछले 10 साल में जो बने हैं, वो है राजपूत। वो बुरी तरीके से नाराज है। पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में राजपूत महासभा की बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं, जिनमें बीजेपी को वोट न देने की अपील की जा रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के ऐसे बड़े नेता भी इन बैठकों को हवा दे रहे हैं जिनके टिकट कट गए हैं या फिर जिनके टिकट कटने की आशंका है। स्थिति यह है कि बीजेपी बची हुई 12 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा भी नहीं कर पा रही। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला के राजपूतों के खिलाफ बयान की आग न सिर्फ गुजरात में बीजेपी को झुलसा रही है, बल्कि उसकी लपटें राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों में भी पहुंच गई हैं। इधर यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन तो है ही। बीएसपी जिस तरह से उम्मीदवार खड़े कर रही है, उसे देखकर भी बीजेपी नेताओं को पसीने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री यूपी के पश्चिमी इलाकों में एक एक जिले में सभाएं कर रहे हैं। इससे पार्टी की परेशानी को देखा जा सकता है। और हाँ, बीजेपी ने आरएलडी के साथ गठबंधन तो कर लिया है, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच तालमेल अभी भी नहीं दिखता। प्रधानमंत्री तक की सभाओं में आरएलडी नेता जयंत चौधरी नहीं पहुंच रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने 2019 की तुलना में अपने लिए 67 और सीटें जीतने का टारगेट तो फिक्स कर लिया, लेकिन किसी नए इलाके में पैठ बनाने में वो नाकाम रही है। यहां तक कि उत्तर पूर्व के इलाके में जो बढ़त उसे पिछले 10 साल में हासिल हुई, मणिपुर की घटना के बाद वो भी जाती दिख रही है। दक्षिण भारत में अभी भी कर्नाटक छोड़ किसी राज्य में सीटें जीतने की स्थिति में बीजेपी नहीं दिख रही है। कर्नाटक में भी पिछली बार 25 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन इस बार आधी सीटें भी आ जाएं तो बड़ी बात है, ऐसा बीजेपी के नेताओं का भी अनुमान है। बहरहाल बड़े टारगेट सेट करना बीजेपी के लिए नया नहीं है। इससे पहले ऐसे कई मौके आए हैं जब बीजेपी ने टारगेट तो बड़े सेट किए, लेकिन सीटें उससे बहुत कम मिली। 2021 को अगर ले लें, 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हुए थे। उसमें भी बीजेपी ने 200 पार का नारा दिया था। मीडिया ने खूब इस नारे को चलाया, लेकिन मिली सीटें उसे सिर्फ 77। 2022 में हिमाचल चुनाव में नारा था 45 पार, सीट मिली 25। 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में नारा था 130 पार, सीटें मिली सिर्फ 66। इस चुनाव में कांग्रेस को 135 सीटें मिली कर्नाटक के चुनाव में। और अब की बार लोकसभा में बीजेपी ने एनडीए के लिए नारा सेट किया है 400 पार। हालांकि टारगेट ना पूरा कर पाने या उससे बहुत पीछे रह जाने पर पार्टी के नेता सफाई देते हैं कि ये टारगेट अपने कार्यकर्ताओं के लिए सेट किए जाते हैं, उनका उत्साहवर्धन होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।